आज क्या पढ़ना था हमें? आज पढ़ना है बीजाणु, बीजांड गुरु बीजाणु धानी, यानी गुरु बीजाणु धानी किसे कहते हैं बताया जा रहा है। हमें क्या पढ़ना है आज? हम स्टार्ट करेंगे बीजांड गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी किसे कहा जाता है बेटा? बीजांड को ही हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। जैसे आपने बीजांड की संरचना देखी है, ये आपका क्या है? बीजांड की संरचना है। और बीजांड की संरचना में आपने इन भागों का नाम पहले से ही आप जानते हो कि किसको क्या कहा जाता है। बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? जो बीजांड होता है, इस बीजांड के अंदर जो बीजांड काय होती है, ये बीजांड काय में क्या पाया जाता है? कोशिकाओं का समूह, यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो जो ये उत्तक होते हैं, इसी उत्तक में क्या होती है कि कुछ कोशिकाओं को बताया गया, जैसे मान लो उत्तक है, इसमें से कुछ क्या होते हैं, थोड़ा सा यहाँ एक बार मैं बता देता हूँ। ये क्या होते हैं, जैसे मान लो ये सारे क्या है? उत्तक, ये सब उत्तक है। और इन्हीं उत्तकों में से जो कोशिकाएं हैं, इसी में से कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं? मरती रहती है। क्या होती है? मरती रहती है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर ये क्या है, ये इतनी कोशिकाएं हैं, इसमें से ये सारी कोशिकाएं क्या हो गई? मर गई। ये देख रहा हो ना, ये सारी कोशिकाएं क्या हो गई? मर गई। और अपना सारा पोषण जो इसमें एक शेष कोशिका बचती है, उसको अपना सारा पोषण क्या कर देती है? प्रदान कर देती है। क्या कर देती है? प्रदान कर देती है। और इनका पोषण लेकर ये आकृति में क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ये आकृति में क्या होता है? बड़ा हो जाता है। और ये द्विगुणित क्या होता है? कोशिका होता है। क्या होता है? द्विगुणित कोशिका होता है। यानी द्विगुणित का मतलब क्या? 2l। क्या है? 2l कोशिका है। देख रहे हो ना? अब ये जब आकृति में ये बड़ा हो गया, तो इस बड़े आकृति कोशिका को क्या कहते हैं? बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु मात्र। इसको जो है ऐसे भी शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है? एमएमसी। एमएमसी का मतलब होता है मेगा स्पोर मदर सेल। क्या होता है? मेगा स्पोर मदर सेल। अब यहाँ पर ये कोशिका क्या हो गई? बड़ी जब हो गई, अब ये मेगा स्पोर जो होता है, यानी मेगा स्पोर सेल जो होता है, वो क्या करता है? अर्धसूत्री विभाजन करता है। किसका? यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का क्या होता है? यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जब ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो ये 4 गुरु बीजाणु यानी 4 मेगा स्पोर का क्या करेगा? निर्माण करेगा। क्या करेगा? 4 मेगा स्पोर का निर्माण किया। यहाँ पे इसने 4 मेगा स्पोर का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। यानी पहले यहाँ पे 1 था, अब ये जो 4 मेगा स्पोर होंगे, ये अगुणित होंगे, ये द्विगुणित नहीं होंगे। ये देख रहे हैं ना? अगुणित है। क्या है? अगुणित है। ये अगुणित होंगे। अब यह अगुणित यहाँ पे आ जाएंगे। देखो, इसको मैंने एक यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा। अब ये चारों कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे आते हैं। यानी इसमें जब ये चारों यहाँ पे आ जाते हैं, तो जो बीजांड द्वार के सामने के 3 क्या होते हैं? ये गुरु बीजाणु कोशिकाएं होती हैं, ये आगे चलकर क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। अब मैंने अभी आपको समझाया कि भाई इसमें जो है ये 3 क्या हो जाती हैं? नष्ट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 3 यही क्यों नष्ट होती है, क्यों ये नष्ट नहीं होता है? तो जैसे एग्जाम्पल तौर पर मान लो किसी राज्य का राजा है और उसकी सैनिक है, और किसी राज्य से लड़ाई छिड़ गई, वह दरवाजे के रास्ते से आ रहे हैं, तो राजा कहाँ रहेगा? हमेशा पीछे रहेगा, क्योंकि राज्य तो उसी को चलाना है ना। पहले वार किस पे होगा? सैनिकों पे। अगर राजा बचता है तो फिर राज्य क्या होगा? समझ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या होता है? जो लास्ट में होता है वो राजा होता है, समझ जाओ। ये क्या होते हैं? सैनिक होते हैं। और ये तीनों क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जब ये तीनों नष्ट होते हैं, तो नष्ट होकर अब ये वाला जो क्या होता है? मेगा स्पोर होता है, इसको अपना सारा पोषण क्या कर देते हैं? प्रदान कर देते हैं। जब ये अपना पूरा पोषण पा जाता है, तो ये आकृति में क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इसका एक डायग्राम मैंने यहाँ दिखाया है। देखो, ये मैंने बताया कि ये तीनों क्या हुए? यहाँ पे देखो, ये तीनों नष्ट हुए हैं। नष्ट होकर बेचारे सूख गए ना यहाँ पे।
देख रहे हैं नहीं, यहाँ पे तीनों सूख गए हैं और ये क्या हो गया, आकृति में बड़ा हो गया है। अब ये जो बड़ा हुआ आकृति में जो बड़ा हुआ है, इनसे पोषण ले लिया, पोषण लेकर आकृति में क्या हो गया, बड़ा हो गया है। तो जो ये बड़ा हुआ है मेगास्पोर, इसे कहा जाता है क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्या कहता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब क्रियाशील गुरु बीजाणु को अंग्रेजी में क्या कहता है, फंक्शनल मेगास्पोर। लिख लेना, इसको क्या कहता है, फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, अब ये आप देखो, ये क्या होता है, शुरू में आप लोग जानते हो कि ये अगुणित होता है। ये क्या होता है, अगुणित होता है। इसको हमने क्या कर दिया, इसको अगर मान लो इसमें से हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसके केंद्र का हम क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन करते हैं। क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन करेंगे। तो ये जब समसूत्री विभाजन होगा तो इससे कितना बनेगा, दो क्या बनेंगे, नए केंद्र का निर्माण। और फिर ये दोनों जो क्या करेंगे, समसूत्री विभाजन होगा तो इससे कितने केंद्र का निर्माण होगा, 4। और फिर वह 4 का क्या करा दिया गया, समसूत्री विभाजन करा दिया गया। तो कितने केंद्र का निर्माण हो जाएगा, 8 केंद्र का निर्माण हो जाता है। बात यहां समझ आ रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका समसूत्री विभाजन किया। यानी आपको अब आपने ये देखा कि इसमें समसूत्री विभाजन को कितने बार कराया गया, 3 बार। और 3 बार कराने में कितना आ गया, 8। अब जैसे कई लोगों को दिमाग में मैथ में चलता है 2 चौको 8 होता है, और यहाँ क्या हो गया, 2 तिहाई 8 हो गया। देख रहे हो ना, अंतर है ना। क्या पढ़े हो, 2 2 मिले तो कितना हो गया, क्या दोनों में अंतर है ना। तो यहाँ पे पढ़ा थोड़ा सा बायो में क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पे 3 बार हुआ कितना हो गया, 8। अब ये क्या होते हैं, जो ये 8 होगा, अब जगह कम है, थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं, डायग्राम को मिटाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। अब ये इन्होंने 8 को क्या बना दिया, ये जो 8 बने केंद्र, मान लो कि ये कितने केंद्र बने, 8। ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। यहाँ पे एक केंद्र यहाँ बना, एक केंद्र कहाँ बना, यहाँ बना, और एक केंद्र यहाँ बना, और एक केंद्र यहाँ बना। 4 ये हो गए। और एक केंद्र क्या बना, यहाँ बन गया, एक केंद्र यहाँ, और एक केंद्र यहाँ, और एक केंद्र यहाँ। अब ये दोनों केंद्र जो होंगे वह क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो है खिसक कर आप एक पास आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों खिसकते खिसकते एक पास आ जाएंगे। जैसे ये और ये खिसकते खिसकते क्या हो गए, एक पास आ गए। ये दोनों क्या हो गए, एक पास आ गए। अब क्या होगा, अब यहां पे दोनों आ गए खिसक कर एक पास। अब यहां इसके बाद से अब एक नए, देखो कोशिकाओं का निर्माण कब तक नहीं होता है, तब तक कोशिका, अभी तो केवल केंद्र का हमने क्या किया है, विभाजन कराया है। इसको कोशिका बनाना है, और कोशिका कब तक नहीं बनेगा, कल मैंने बताया था कि इस यहाँ पर आप देख रहे हो केवल किसका निर्माण हुआ है, केंद्र का। और कोशिका कब होगा, जब जीव द्रव्य का क्या होगा, विभाजन। तो जब जीव द्रव्य का विभाजन होगा तो जीव द्रव्य के विभाजन से किसका निर्माण होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। और तब ये क्या बनेगा, एक कोशिका का निर्माण होगा। अब यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, जिससे क्या बनेगा, कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, और जिससे कोशिकाओं का भी क्या होगा, निर्माण होगा। कल हम लोग क्रियाधार गुरु बीजाणु या क्रियाशील गुरु बीजाणु बना लिए थे, यही ना। एक बार और देख लेते हैं। हम कोशिका विभाजन भी बता दिए थे, यानी जो केंद्रक विभाजन था, केंद्रक विभाजन हमने केंद्रक विभाजन करा लिया था। एक बार और उसको देख लेते हैं। केंद्रक विभाजन में आपको क्या बताया गया था, बताया गया था साइड से पास है, ये आपका क्या है, ये क्या है,
कल आपने ये देखा था कि जो केंद्रक था बेटा, उसमें ये बताया गया था कि कोशिकाएं थी वो बड़ी हो गई थी, यानी कुछ कोशिकाएं मर चुकी थी और कोशिका मरने के बाद से उसमें से क्या हुआ था, एक बड़े कोशिका का निर्माण हुआ। यहाँ पर आपको बताया गया था कि यहाँ पर एक बड़े कोशिका का क्या हुआ था, निर्माण हुआ। यह हमने आपको बता दिया। और इसमें यह भी बताया गया था कि जो एक कोशिका यानी केंद्रक का जो अब यहाँ पे इस कोशिका को निकालेंगे और निकालने के बाद इससे क्या होगा, केंद्रक का विभाजन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, केंद्रक का विभाजन। मान लो ये कोशिका निकला और इस कोशिका के केंद्रक को हम क्या करेंगे, यानी अब कोशिका के केंद्रक का विभाजन होगा। क्या होगा, कोशिका के केंद्रक का विभाजन। तो जब आप इसका समसूत्री विभाजन करोगे तो इससे कितना बनेगा केंद्रक, 2 केंद्रक का निर्माण। ये कल आपको मैंने बता दिया था। फिर इसका क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो इससे क्या होंगे, कितने कोशिका बनेंगे, 2। कितने कोशिका बनेंगे, 2। और फिर यहाँ पर क्या बनेंगे, 2। यानी कितने बन गए, 4। अब बताया गया था, अब इसका क्या होगा, इसका भी कोशिका विभाजन होगा, तब कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। यानी यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। ठीक है, ये कल आप लोगों को मैंने बता दिया। यानी आप ये देख रहे हो, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पर हमने गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हमने पढ़ लिया था। अब जो है यहाँ पर ये इसका अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। अर्धसूत्री के विभाजन के बाद से क्या बना, जब 3 क्या हुए, आप लोगों को बता दिया गया था कि जो 3 उसमें से कोशिकाओं का निर्माण होगा, जो सामने से कौन होंगे, यानी बीजाणु द्वार के जो सामने होंगे उसमें से 3 कोशिकाएं 4 बनेंगे ना, तो उसमें से 3 क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट होने के बाद से एक उसमें क्या होगा, शेष बचेगा। अब वह शेष जो बचा वह ये था, ये अगुणित था। क्या था, अगुणित। अब ये इसमें जो है केंद्रक का हम क्या करेंगे, यहाँ पे केंद्रक का समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन हमने कराया, यहाँ पे समसूत्री विभाजन यहाँ पे हुआ किसका, समसूत्री किसका, केंद्रक का। यहाँ हमने विभाजन करा दिया। तो विभाजन कराया तो पहले विभाजन में कितने बने, 2, दूसरे में 4 और तीसरे में 8 बने। अब ये बताया गया था कि ये जो यहाँ पे ध्यान दो, जो ये कोशिका है जिसमें 8 बने हैं, इसमें से ये इधर और ये इधर आएगा, ये दोनों क्या बन जाएंगे, पास में आ जाएंगे, खिसक के क्या हो जाएंगे, पास में आ जाएंगे। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इनको पास में ला दिया। यहाँ पे मान लो हमने क्या कर लिया, अब ये दोनों सरक के कहाँ आ गए, एक पास। देख रहे हो, ये दोनों क्या हो गए, सरक के एक पास। अब इसमें जो है जब दोनों पास आ गए, अब यहां पर क्या होगा, यहां तो हमने सिर्फ किसका बंटवारा किया है, केंद्रक का। तो अभी ये कोशिका का तो निर्माण किया नहीं। अब कोशिका के निर्माण करने के लिए, यानी कोशिका भित्ति बनाने के लिए, इसमें किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का। किसका होगा, कोशिका द्रव्य। जब कोशिका द्रव्य का क्या होगा, विभाजन होगा, तो कोशिका द्रव्य के विभाजन से किसका निर्माण हो जाएगा, कोशिका भित्ति का। और जब कोशिका भित्ति बन जाएगी तो उससे क्या बन जाएगा, कोशिका का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें सीधे जो है
जीव द्रव्य के यानी कोशिका द्रव्य का क्या करते हैं, विभाजन। जब हम कोशिका द्रव्य का विभाजन कराएंगे तो यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे क्या होगा, एक कोशिका का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये क्या करेगा, जब कोशिका का यहाँ विभाजन होगा तो एक कोशिका ये बन जाएगी, दूसरा कोशिका ये बन जाएगी और तीसरा कोशिका क्या होगा, ये बन जाएगा। यहाँ देखो, एक कोशिका ये बन जाएगी, एक कोशिका क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी और ये एक बड़ा कोशिका बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा कोशिका। और ये मिलकर क्या हो जाएगा, एक कोशिका का निर्माण। ठीक है ना। अब चूंकि ये निर्माण करेगा तो इनका नाम क्या होगा, पहले हम ये देख लेते हैं। जो पानी देखो, आपने देखा कि अब इसका नाम देखते हैं, इसका नाम क्या होगा। तो जो बेटा ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को कहा जाता है भ्रूण कोश। क्या कहा जाता है, भ्रूण कोश। इसमें देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो कोशिकाएं बनी हैं, इसमें दो कोशिकाएं छोटी हैं, ये दोनों साइड वाली, और बीच वाली कोशिका क्या है, बड़ी है। तो जो ये बीच वाली बड़ी कोशिका होती है, इसको अंड कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एग सेल कहा जाता है। और यही मादा युग्मक होता है। क्या होता है, मादा युग्मक होता है। मेन चीज हमें क्या जानना था, मादा युग्मक, ये इसका मादा युग्मक होता है। और ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला आप दिखाई दे रहा है ना, इसको कहा जाता है केंद्रक कोशिका। क्या कहता है, केंद्रक कोशिका यानी सेंट्रल सेल। क्या कहता है, सेंट्रल सेल। और ये वाला देख रहे हो, ये जो आपको ऊपर वाले क्या हैं, जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को कहा जाता है प्रतिमुखी या प्रतिव्यसन। क्या कहता है, इसकी किस नाम जाता है, प्रतिमुखी के नाम से जाता है। नहीं समझ में आता है, एक सीधी सी बात कर लो, या एंटीपोडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाली एक संरचना है, यहाँ बीच वाली जो संरचना छूट रही है, इसका नाम क्या दिया जाता है, तो इसका नाम होता है, इसको कहा जाता है ध्रुवी केंद्रक। क्या कहता है, ध्रुवी केंद्रक। इसको यहाँ बना लेते हैं, इसका नाम क्या है, ध्रुवी केंद्रक। यहाँ लाते हैं, ठीक है ना। ध्रुवी केंद्रक, केंद्रक। और अब एक देखो, यहाँ पर जो ये दोनों, ये और ये वाले जो भाग दिखाई दे रहे हैं, यानी अंड कोशिका के बगल में दो इस कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, इन दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सहायक कोशिका। और इन सहायक कोशिका के ऊपर एक अंगुली की तरह से क्या दिखाई देती है, संरचना दिखाई देती है। किसके तरह से दिखाई देती है, अंगुली की तरह से एक संरचना दिखाई देती है। इस पे ऐसे अंगुली की तरह से क्या दिखाई देती है, संरचना दिखाई देती है दोनों साइड। देख रहे हैं ना। इस अंगुली की तरह से संरचना को फिलीफॉर्म संरचना कहा जाता है। क्या कहता है, फिलीफॉर्म संरचना कहा जाता है। ध्यान रखना, ये जो ये और ये दोनों संरचनाएं दिखाई दे रही है, क्या कहता है, फिलीफॉर्म संरचना। फॉर्म संरचना यानी अंग्रेजी में भी इसका वही लिखोगे, फिलीफॉर्म। हाँ, स्ट्रक्चर लिख सकते हो, या अपोर्टस कहा जाता है। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखो, इसमें आपने एक चीज देखा, हमने एक चीज तो प्राप्त कर लिया, जो मुख्य चीज हमको क्या जानना था। जैसे पुरुष में वो जो नर पुष्प होता है, उसमें नर जननांग होती है,
जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें नर जननांग कौन सा होता है, मुख्य कौन होता है, कौन स्टार्ट करता है, तो पराग कण करते हैं। क्या करते हैं, पराग कण। और हमको इसमें क्या प्राप्त करना था, अंड कोशिका को प्राप्त करना था, क्योंकि जब तक नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं, आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, जब तक दोनों आपस में संबंध उनसे नहीं जुड़ता है तब तक फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होती है। और जब तक फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होगी तब तक अपने जैसे संतान उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है ना। तो हमें ये भी, यानी हमने नर युग्मक को भी पढ़ लिया और ये मादा युग्मक भी हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है ना। इसमें एक चीज आपने देखा होगा कि जो इसमें कितनी कोशिकाएं मिल रही है बेटा, कोशिकाओं की इसमें पहले केंद्रक की संख्या कितनी है, केंद्रक की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कोशिकाओं की संख्या कितनी है, कोशिकाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों मिलकर एक, ये दोनों मिलकर है ना, कितना हो रहा है, 7। यानी आप देख रहे हो कि इसमें केंद्रक की संख्या कितनी हो गई, हाँ नहीं नहीं, केंद्रक की संख्या कितनी हो गई, 7। कहाँ लिखे इसको, यहाँ केंद्रक की संख्या हो रही है 7 केंद्रक हो रहे हैं और अरे 8 केंद्रक हो रहे हैं। कितने 8 हो रहे हैं, 8 केंद्रक और 7 क्या हो रहा है, कोशिका। तो जिसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें जानते हो क्या कहता है, क्या कहता है, भ्रूण कोश। क्या कहता है, भ्रूण कोश। यानी इसे पॉलीगोनम का भ्रूण कोश कहा जाता है। इसे क्या कहता है, पॉलीगोनम का भ्रूण कोश। यानी लिखना पॉलीगोनम भ्रूण कोश। एक चीज ये ध्यान रख लेना, अगर आ जाए कि जिसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती है उसे क्या कहता है, पॉलीगोनम भ्रूण कोश कहा जाता है। तो ये नाम याद रहेगा। अब हमें सीधे जो है अगले लेक्चर में क्या पढ़ना है, अगले लेक्चर में हम लोग सीधे अब देखना है, इनका निषेचन कराना है कि अब निषेचन क्रिया कैसे होती है और फिर ये अपने जैसे संतान उत्पन्न कैसे करते हैं। तो हमको लग रहा है कि 2 लेक्चर और चलेगा, इसके बाद से ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है, इसको कैसे याद करोगे बेटा, एक बार ध्यान से सुन लो। ये जो संरचना देखे आपने, सीधी सी बात है, एक बार मैं सिंपल से सुना दे रहा हूं आपको। पहले क्या हुआ, आपने देखा कि जो बीजांड था, बीजांड के अंदर क्या पाया जा रहा था, बीजांड के अंदर क्या पाया जा रहा था, उत्तक पाए जा रहे थे। क्या पाए जा रहे थे, उत्तक। और यही उत्तक क्या करते हैं, जो ये उत्तक है कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते हैं ना, कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। अब ये उत्तक क्या हो रहे थे कि इसमें से कुछ कोशिकाएं क्या हो रही थी, मर रही थी, नष्ट हो रही थी। अब किसी अपना सारा पोषण किसको दे रही थी, किसी एक को, और वह क्या कर रहा था, द्विगुणित बन रहा था। द्विगुणित कोशिका बना, यानी अपना आकार को बड़ा कर लिया, बड़ा करने के बाद क्या बना, द्विगुणित कोशिका बना। अब इस द्विगुणित कोशिका जो था उसका हमने क्या कराया था, समसूत्री विभाजन। क्या कराया था, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन से आपको क्या प्राप्त हुआ था, आप समसूत्री विभाजन कराए तो उसमें से कितने बने, कितना बना था समसूत्री विभाजन में, यानी आपको यानी उससे सब एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो था, यानी मेगा स्पोर था, जब उसका अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो वह उसने क्या बना लिया, 4 गुरु बीजाणु, 4 मेगा स्पोर को क्या किया था, निर्माण किया था। क्या किया था, निर्माण। अब वो 4 मेगा स्पोर कहाँ चले गए, इस भाग में आकर इकट्ठा हो गए। तो जो बीज यानी बीजाणु द्वार के जो सामने था उसमें से 3 नष्ट हुए और वह अपना पोषण किसको दिए, 1 मेगा स्पोर को दिए और वो अपना आकार क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। और ये अगुणित था, ये क्या था, अगुणित। अब यहाँ पे हमने उसको निकाला और निकाल कर इसके केंद्र का क्या करा दिया, समसूत्री विभाजन कराया।
तो समसूत्री विभाजन कराया तो पहले समसूत्री विभाजन में कितने बने? 2 केंद्रक बने। इसका हमने क्या किया? समसूत्री विभाजन कराया तो हमको क्या प्राप्त हुआ? 4 केंद्रक प्राप्त हुए। फिर इसका हमने क्या करा दिया, यानी 3 बार समसूत्री विभाजन कराया तो हमें कुल कितने केंद्रक प्राप्त हुए? 8। अब ये केंद्रक यहाँ तक बता दिया गया था। जो केंद्रक ये थे, ये केंद्रक जो है आप देखोगे कि यहाँ पर अभी ये कोशिका का निर्माण नहीं करा। अब हमको कोशिका प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? कोशिका प्राप्त करने के लिए हमें कोशिका द्रव्य का विभाजन कराना होगा। जब कोशिका द्रव्य क्या होगा? विभाजित होगा तो उसके विभाजित होने से आपको क्या मिलेगा? कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। और जब कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया तो कोशिका का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो हमने क्या करा दिया, यहाँ पर आपको बताया गया था कि हमने कोशिका यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन कराया। तो इसमें ये जो 8 थे, इसमें से 2 क्या हुए थे? एक पास आ गए थे और ये यानी कोशिका द्रव्य से क्या बना दिए? अब इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ, यानी कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो देख रहे हो, तो इसमें आपने देखा कि 7 कोशिकाएं बनी और कितने केंद्र? 8। इनका नाम बताया गया कि जो ये जिसमें इनका निर्माण हुआ इस पूरे भाग को क्या कहा जाता है? भ्रूण कोश कहा जाता है। क्या कहता है? भ्रूण कोश कहा जाता है। इसके बाद से ये जो है जिसमें 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, इसको क्या कहा जाता है? केंद्रक कोशिका कहा जाता है। जो नीचे वाला था इसमें से 2 कोशिकाएं छोटी और 1 कोशिका क्या हुई? बड़ी। जो बड़ी कोशिका हुई उसको हम क्या कहते हैं? अंड कोशिका कहते हैं। और जो ये दोनों साइड में है ये इनकी क्या है? सहायक कोशिका। क्या है? सहायक कोशिका है। जो अंड कोशिका है वही क्या होता है? मादा युग्मक के नाम से जाना जाता है। किसका? यानी जो अंडाणु जो होते हैं वो अंडाणु क्या है? अंड कोशिका है। ठीक है ना? ये जो ऊपर वाले भाग देख रहे हो, जो ऊपरी कोशिकाएं बनी है, इससे क्या कहा जाता है? प्रतिमुखी कहा जाता है। क्या कहता है? प्रतिमुखी। अब बताया गया कि जो सहायक कोशिका है, इन सहायक कोशिकाओं के ऊपर अंगुली नुमा क्या दिखाई देती है? संरचना दिखाई देती है। इस संरचना को क्या कहते हैं? फिलिफॉर्म संरचना कहा जाता है। ठीक है ना? बताया गया। अब ये आपको एक चीज और बता दिया गया था, इसमें ये बताया गया कि जिसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं उससे हम क्या कहते हैं? पॉलीगोरम भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीगोरम भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है? अब इसके बाद से अगला जो है हमारा टॉपिक क्या होगा? निषेचन, यानी पुष्पी पादपों में निषेचन क्रिया कैसे होता है। ठीक है? तो इसको